हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका शाम 6 बजे खबरों की हेडलाइंस के साथ। और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी यूथ आइकॉन जुड़ रही हैं जिन्होंने हाल ही में कंक्लूडेड जो दिल्ली में हुई 2 मार्च को यूथ पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष और तमाम डिग्निटरीज मौजूद थे, वहाँ उन्होंने एक सब्जेक्ट जो था पीस बिल्डिंग और रिकन्सिलिएशन, इस सब्जेक्ट पर उन्होंने अपने विचार रखकर सबका ध्यान न सिर्फ अपनी तरफ खींचा बल्कि तीसरा स्थान भी हासिल किया। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि स्थान कौन सा रहा, लेकिन उनके विचारों में जो ताजगी नज़र आई, उनकी सोच में जो हिंदुस्तान, जो उनकी सरजमीन है रहने वाली, वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की हैं, और जिस तरह से उन्होंने, माहिरा खान उनका नाम है, उन्होंने अपनी बात की, उसे सोशल मीडिया पर बहुत सराहा जा रहा है और बहुत अलग तरीक़े से देखा भी जा रहा है। और देखते ही देखते मिलियन में व्यूज़ जो संसद की वेबसाइट है उसमें उनके भाषण को लेकर काफ़ी बढ़िया प्रतिसाद मिला है। तो चलिए सीधे हम चलते हैं रायपुर, और पीएम मोदी ने भी उनकी तारीफ़ की है और बीजेपी के कई नेताओं ने उनकी तारीफ़ की है। 5 मिनट का माहिरा का मंच पर ये 5.5 मिनट का भाषण था। तो चलिए सीधे माहिरा की तरफ रुख करते हैं। माहिरा, बहुत स्वागत है आपका, वेलकम करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं बंसल न्यूज़ पर और इस बातचीत में। पहले तो आपको बहुत मुबारक कि आपने एक बहुत ही बेहतरीन काम किया। पहले हम बातचीत की शुरुआत करें, मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपनी फैमिली के बारे में बताइए, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी परवरिश, पढ़ाई लिखाई पहले तो रायपुर की राजधानी में ही जाहिर तौर पर हुई होगी, फिर दिल्ली तक गया ये सिलसिला, थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी 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 सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ये सब तारीफों का। और इन सब के हकदार हैं हमारे घर वाले। हम रायपुर में ही रहे हैं, यहीं से हमारी स्कूलिंग हुई है, डीपीएस रायपुर से। जी। उसके बाद हम डिग्री गर्ल्स कॉलेज गए, जो कि गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है यहाँ का। फिर हम दिल्ली गए, दिल्ली तो बहुत आखिर में गए, उसके पहले सारा सफ़र हमारा रायपुर का रहा है। जी जी जी, वाह। तो आपके जो वालिद साहब हैं, वालिदैन हैं और घर में जो और मेम्बरान हैं, इन लोगों ने किस तरह से आपका जोश और हौसला बढ़ाया है कि न सिर्फ मुझे लगता है कि आपसे बात करके मैं किसी नजूमी की तरह अंदाज़ा लगाने की कोशिश भले ही कर रहा हूँ, लेकिन आप पढ़ाई में भी माशाल्लाह बहुत बेहतर रही होंगी ऐसा मुझे लगता है, और बोलने में तो हम एंकर्स को भी पीछे छोड़ती हैं। जी सर, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा है। हाँ। माँ बाप हमारे वालिदैन, हमेशा फोकस उनका रहा है कि एजुकेशन अच्छा हो, उसके लिए पूरी स्पेस दी गई, कभी उसके लिए फोर्स नहीं करा गया हमें। और उसके अलावा हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था, हमारी दादी बहुत सपोर्ट करती थी, हमारे रिलेटिव्स भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे एम्फोसिस रहता है सबका, सब बड़ा खुश होते हैं कोई पढ़ लिख गया तो। जी 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 जी, वाह वाह। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? वो बिजनेस से ताल्लुक़ रखते हैं या सर्विस सेक्टर से हैं? वो बिजनेस सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं। जी जी जी, बहुत खूब। उनको भी हमारी तरफ से मुबारकबाद कि उन्होंने अपनी बिटिया को इस तरह से, उर्दू में क्या कहते हैं बिटिया को, दुख्तर या फर्जन तो शायद बेटे को कहते हैं, साहबजादी कह रहे हैं आप। जी जी, वाह, बिल्कुल सही है, यह आपने बहुत बहुत माकूल लफ्ज़ हमें सुझाया है। तो जो साहबजादी माहिरा हैं, उनके जो वालिद साहब हैं और वालिदैन हैं, उनको हमारी तरफ से बहुत मुबारकबाद। ये बताइए, ये जो अनुभव आपका रहा, ये जो तजुर्बा, एक्सपीरियंस आपका रहा, जिस तरह से आपने हिंदुस्तान के लिए बहुत खूबसूरत तरीक़े से अपने ख़यालात आपने ज़ाहिर किए, ये बताइए मुझे कि जब आप गईं वहाँ पर बोलने के लिए, तब ये अंदाज़ा था कि जो आप बोलने जा रही हैं ये, इसको बहुत ही वाइडली अप्रिशिएट किया जाएगा, खुद प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, तमाम आला जो नेता हैं उनकी तरफ से भी, और किस तरह की जहनियत के साथ आप डायस पे गई थी जब आप बोलने गई थी वहाँ? जी। जब हम वहाँ जाते हैं, हम ये सोच के नहीं जाते कि हमारी कोई शनाख्त बन जाएगी, बड़ी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। हम वहाँ जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं कि अपना उस वक्त में
जैसा हमारी सिचुएशन है उसके हिसाब से हम बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आए। जी। उसके बाद जो रिजल्ट होता है वो हमारे हाथों में नहीं होता। जी जी। बाकी ये सब तो आपको सबको पसंद आया है, ये आप सबका बड़प्पन है। जी जी। माहिरा, कुछ चीज़ें कुदरती तौर पर हमें कहा जाता है कि ऊपर वाले की तरफ से भी मिलती हैं और हमारे पेरेंट्स की तरफ से भी मिलती हैं। मैं जब आपसे इस बातचीत के लिए रूबरू हूँ कैमरे के ज़रिए, तो मैं ये फील कर रहा हूँ कि आप एक उम्मीद से भरी हुई नई पीढ़ी की किरदार हैं, जो हमेशा खुश मिजाज रहने में भरोसा करता है, जिसके चेहरे पे कभी उदासी आती तो होगी लेकिन ठहरती नहीं होगी ज़्यादा वक्त तक, कभी ईश्वर ना करे कभी आए भी वो चीज़ आपके चेहरे पर। तो ये जो आपकी पॉजिटिविटी है, ये क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि आज की नौजवान पीढ़ी जो 24-25 साल की है वो कई तरह के दबाव और तनाव से भी घिरी हुई है, लेकिन आपकी इस खुश मिजाजी ने हमें ये बताया है कि अगर आप खुश मिजाजी के साथ आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलात यूं ही चुटकी बजाते हल हो जाती हैं। जी जी सर, हमने कहीं पढ़े थे, शायद ये दिनकर साहब की लाइन से, कि नई पीढ़ी आलोचना ज्यादा करती है और रचना कम करती है। वाह वाह। तो हमारी आँख खुली कि शायद हम पॉजिटिव डायरेक्शन में कम जा रहे हैं आजकल। और जो चीज हम पॉजिटिविटी से और मोहब्बत से अचीव कर सकते हैं, जी जी, ऐसी कोई भी चीज नहीं बनी है जो उसको सरपास कर पाए। वाह। आपने दिनकर साहब की बात की, तो क्या हिंदी लिटरेचर और इसके साथ ही इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने में आपकी दिलचस्पी मालूम पड़ती है? इस पर जरा कुछ रोशनी डालिए। जी जी सर, हमें बहुत शौक है किसी भी किस्म के लिटरेचर में, भले वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या उर्दू हो। और अगर हम पूरा नॉवल नहीं भी पढ़ पाए तो हम कोशिश करते हैं कि उनके जो अच्छे अल्फाज होते हैं, अच्छे आइडियाज होते हैं, उनको हम यूज कर पाए और उनसे हम इंस्पायर हो पाए। और न्यूज़पेपर भी हम पढ़ते रहते हैं, तो हमें लगता है कि पढ़ने से आपके जो माइंड के स्फीयर्स हैं खुल जाते हैं, ब्रॉडन हो जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और आपने जो बहुत अच्छी बात आपने ग्रास्प की, ग्रहण की, कि दिनकर साहब ने, रामधारी सिंह दिनकर जी, जिन्होंने कहा है कि आज की नई पीढ़ी, उस समय जब उन्होंने लिखा होगा तो उनका इशारा नौजवान पीढ़ी की तरफ से कि वो आलोचना ज़्यादा करती है, रचना कम करती है। क्या बात है। ये भी मुझे ज़रा समझाइए कि आपने जर्नलिज़म को चुना और आपने दिल्ली में मास कॉम किया और अब तो आपका प्लेसमेंट भी हो गया है और आप एक लीडिंग इंस्टीट्यूट में कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के एग्जीक्यूटिव के तौर पे ज्वाइन भी कर रही हैं। किस तरह से ख्याल आया? क्या आपकी पर्सनैलिटी भी माशाल्लाह, आप बहुत, जितना आप ज़हनी तौर पर खूबसूरत हैं, उतना ही आपकी पर्सनैलिटी भी आपके वालिदैन और ऊपर वाले की तरफ से एक गिफ्टेड पर्सनैलिटी है। तो लोगों ने ये सलाह भी दी होगी कि मॉडलिंग करो माहिरा, फिल्मों की तरफ भी रुख कर सकती हो, लेकिन आपने मास कम्युनिकेशन को चुना। इस पे भी कुछ आपकी राय आनी चाहिए सामने। जी। मास कम्युनिकेशन में एक बड़ा लफ्ज है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन स्किल जो थी उसमें हमारा हमेशा ध्यान रहता था, उसकी तरफ हमेशा तवज्जो रहती थी। तो हम कोशिश करें कि ऐसे इंस्टीट्यूशन में जा पाए जहाँ पे हम अपनी लैंग्वेज, अपनी आवाज़ को यूज़ कर पाएँ। हमने कैमरे के पीछे भी सीखे और टीम वर्क बहुत सीखे। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं लाइफ लॉन्ग स्किल सेट होती हैं, हम कहीं नहीं सीख पाएंगे। पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं वहाँ पे। जी जी। और हमें ये सब जो सीखने को मिलता है वो बहुत काम आता है। जी जी। और जो और आई बिलीव के अखलाक और इल्म जी, वो आपकी पर्सनालिटी बनाते हैं। वाह वाह, बिल्कुल आपने सही कहा। और अक्सर जब भी मैं नौजवानों से रूबरू होता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ कि लता मंगेशकर और लीडिंग एक्ट्रेस जो हैं ऐश्वर्या राय, इनमें दोनों में कौन ज़्यादा खूबसूरत है? तो दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन फिर भी मैं, अगर आप मेरी पसंद पूछें तो मुझे लता जी हमेशा अपनी सादगी और अपने इल्म की वजह से हमेशा बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो थोड़ी देर के लिए ये मैटर ज़रूर करता है कि आप कैसे दिखते हैं, आपकी नाक कैसी है, आपके बाल कैसे हैं, आपका चेहरा कैसा है। लेकिन जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं लोग ये भूल जाते हैं कि आपकी नाक कैसी है, आपके बाल कैसे हैं, और वो सिर्फ आपके इल्म की तरफ रुख करते हैं। और उन लोगों की तो बहुत ज़्यादा खिंचाई होती है जिनको शक्ल तो बहुत अच्छी मिली है, अक्ल में थोड़ी सी वो कहीं मात खा गए। माफ़ करेंगे ऐसे लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूँ।
जो अक्ल के मामले में एंकर्स के लिए कहा भी जाता है कि अक्सर वो मात खा जाते हैं। तो आपने भी अपनी अक्ल से, अपनी जहनियत से ये तय किया कि आपको ना मॉडलिंग करनी है ना फिल्म की तरफ जाना है। फिर भी क्या कभी कोई विकल्प आया? क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ ये बात अपने तजुर्बे से कि ये ऑफर्स आपके पास आने वाले। जी सर, हम क्लियर हैं कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है जहां पे हमें तसल्ली बनी रहे, सेटिस्फैक्शन रहे, जी सुकून मिले, तो वो डायरेक्शन की तरफ जाना है। वो अल्लाह मालिक है, लेकिन मेहनत जरूर करते रहेंगे हम। हमें ज्यादा शौक इस फील्ड में है जहां पे हम सोच पाए। जी 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 सर। बिल्कुल ठीक बात है। एक बड़े नामचीन लीडर होते रहे, जो केंद्रीय मंत्री भी रहे, मेरी उनसे वाकफियत रही, आरिफ बेग साहब। वो हमेशा कहते थे कि अक़लियतों को, माइनॉरिटीज़ को, ख़ासतौर से मुसलमानों की तरफ उनका इशारा होता था कि उन्हें 3 त की ज़रूरत है। ये 3 त हैं तालीम, तंजीम और तराजू। तो मैं, तंजीम का मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, संगठित हों। तालीम यानी एजुकेशन, और तराजू से उनका मतलब था कि वो बिजनेस की तरफ भी जाएं, जिससे उनके भीतर अगर कहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं तो बिजनेस में जो जाता है वो बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही मीठी जुबान। जी जी बोलिए, आप बोलिए। जी सर, हम एक और ता ऐड कर दें इसमें। ता इसमें एक और ऐड करेंगे आप? और वो जी 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 बोलिए बोलिए। जी, वो है तरबियत। वाह 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 वाह। तरबियत को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दीजिए, तालीम और तरबियत, क्योंकि ये अल्फाज, ये लफ्ज़ तो हमने सुने हैं, तालीम और तरबियत। तरबियत से आशय क्या हो जाता है? एनवायरनमेंट, एक माहौल। क्या कहेंगे इसको हिंदी में या अंग्रेजी में? तरबियत अपब्रिंगिंग होती है। अपब्रिंगिंग, परवरिश। जी 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 जी, आपकी परवरिश। आपकी वो आपके परवरिश घर वालों से होती है, आपके एनवायरनमेंट से होती है। पूरा एक सोशल फैक्टर है बड़ा। अगर आज आरिफ बेग साहब होते तो वो बहुत खुश होते कि एक नौजवान पीढ़ी की एक प्रतिनिधि ने उनके 3 त में एक त और जोड़कर उसे 4 त वाला कर दिया है कि अब अक़लियतों को ज़रूरत है तालीम, तंजीम, तराजू और तरबियत की, यानी अपब्रिंगिंग की, परवरिश की। अगर उनको बेहतर परवरिश मिलती है। ये आपने बहुत खूब बात की। छत्तीसगढ़ की तरफ मैं आऊँ, आप छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हैं। ये बताइए मुझे कि छत्तीसगढ़ एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट है और अभी तो जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा है उसकी भी बड़ी चर्चा है। मुझे ये बताइए कि कई लोग सोचते हैं कि नक्सली होंगे वहाँ, या इस तरह की चीज़ें हैं, या वहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत स्टेट है और उतने ही खूबसूरत लोग वहाँ के। थोड़ा छत्तीसगढ़ के लिए कुछ आपके विचार। जी सर, ये हम आपको एक मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट के एंगल से जवाब देना चाहेंगे। जी, जैसे बोला जाता है जो दिखता है वो बिकता है। जी, हमारा छत्तीसगढ़ बहुत अनएक्सप्लोर्ड है जी, और हम चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का परसेप्शन बना हुआ है जी, कि ये प्योरली नक्सल स्टेट है। जी, हम जब दूर दराज के शहरों में जाते हैं, स्पेशली बड़े शहरों में जाते हैं, जैसे दिल्ली में जाते हैं, तो बड़ा मानना होता है वहाँ पे कि आप तो नक्सल अफेक्टेड एरिया से आए हुए हैं। जी जी, मतलब उनका एक परसेप्शन बना हुआ है, भले आप एक पीसफुल जगह से आ रहे हो। जी, तो परसेप्शन को ब्रेक करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है डॉक्यूमेंट्री बनाना और वहाँ के लैंडस्केप्स को एक्सप्लोर करना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बेहतरीन लैंडस्केप्स हैं, यहाँ के वाटरफॉल्स बहुत अच्छे हैं। अगर उन्हें अच्छा कवरेज मिलेगा तो आई थिंक ये काफ़ी इम्पैक्ट करेगा इमेज को। माहिरा, आप एक ब्रांड एम्बेसडर भी हैं छत्तीसगढ़ की, और ये काम आप अपनी नौजवान पीढ़ी के साथ अगर आगे बढ़ाएंगी तो मुझे लगता है कि खूबसूरत लैंडस्केप से भरे हुए छत्तीसगढ़ की एक बड़ी ब्रांडिंग भी होगी, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी। जी 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 सर, हम कोशिश करेंगे कि हम अपने हिस्से से इसमें आगे बढ़ पाए। हाँ। लेकिन आई थिंक एक कम्युनिटी जो होती है उसका परसेप्शन बदलने के लिए कम्युनिटी के हर इंसान को मेहनत करनी होती है। हम जरूर किसी चीज की ब्रांड इमेज बनने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम छत्तीसगढ़ की बेटी हैं, लेकिन सिर्फ हम छत्तीसगढ़ नहीं है।
वाह वाह वाह। इससे इंस्पिरेशन लेके बाकी दूसरे नौजवानों को मेहनत करनी होगी, आगे बढ़ना होगा। और आप अगर अच्छे हो, आप मेहनत करें तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये हमारे ऊपर है कि हम अपने ऊपर लगे हुए परसेप्शंस और स्टीरियोटाइप्स है, इनको चेंज करें। बहुत खूब, आपने क्या क्या बात कही है, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई। और ये छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये स्लोगन हम बार बार सुनते हैं कि सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, लेकिन ये स्लोगन सुनकर अगर आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं और आप ये मान लेते हैं कि काम हो गया, तो माफ़ कीजिएगा, ये बिल्कुल भी आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये पूरी तरह मुकम्मल सच तो कतई नहीं है। अगर 3 करोड़ लोग नहीं भी बन सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो 3 लाख लोग भी अगर छत्तीसगढ़ के रहने वाले जो हैं वो छत्तीसगढ़ के लिए, इसकी बेहतरी के लिए, इसकी इमेज के लिए काम करते हैं, तो छत्तीसगढ़ कहाँ से कहाँ अपनी इमेज के साथ पहुँचेगा। घर में कौन कौन है मायरा, आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहन? जी जी। एक छोटी बहन है नमीरा और एक छोटा भाई है फहद। बहन इंटीरियर डिजाइनिंग कर रही है जी, और भाई अभी स्कूल में है। जी जी जी। तो आप जितनी वोकल हैं, जितनी वोसिफरस हैं, जितना खुलकर बोलती हैं, ये दोनों भी उसी लाइन को फॉलो कर रहे हैं, या जैसा कहते हैं कि ऊपर वाले ने हर किसी को मुख्तलिफ किरदार, सोच और एक स्वभाव दिया है, तो वो कुछ अलग हैं आपसे? आई टोटली बिलीव इन इट कि हर कोई मुख्तलिफ होता है और सबके अपने अपने टैलेंट्स होते हैं। जैसे हमारी बहन को बहुत इंटरेस्ट है आर्ट क्राफ्ट, तो वो ये सब चीजें करती रहती है। और हमारे घर वाले इतने अच्छे हैं कि उसे उस चीज में एनकरेज करते हैं। हमारे भाई को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो उस तरफ भी तवज्जो है घर वालों का। जी जी। बस ये उनका बेसिक रहता है कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान हो, ताकि आपका एक बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन अच्छा रहे। जी 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 जी। उसके बाद आपको जो करना है आप करें। बिल्कुल बिल्कुल। नेशनलिज्म को लेकर आपने यूथ पार्लियामेंट में अपनी बात रखी और जिसकी बड़ी तारीफ भी हुई, तो हम एक बार फिर हमने सुना है उसे, लेकिन ये एक ऐसा फोरम भी है जहां आप इसको और एलोबरेट कर सकती हैं, और ज़्यादा आप अपने तरीक़े, अपने अंदाज से इसको एलोबरेट कर सकती हैं। तो नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद एक युवा माहिरा की निगाह में क्या है और कितना मायने रखता है? जी जी। सर, हम अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। सबसे पहले आप जिस चीज के मोहब्बत करते हैं, फिर आप उसी को अच्छा बनाने में कोशिश करते हैं। जी 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 जी, बोलती रहिए, मैं सुन रहा हूं। जी जी आई थिंक नेशनलिज्म जो होता है और नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस होता है, दैट इज नॉट एक स्टेटमेंट नहीं है आज हमने बोल दिए कि नहीं नहीं ऐसा है, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आप एक नेशनलिस्ट जो होता है छोटी छोटी चीजें करता है, रास्ते से कचरा हटा देता है, किसी गरीब की मदद कर देता है, तो वो नेशनलिस्ट हो गया। तो हम ये छोटी छोटी चीजें आप करते हैं, तो ये आपके देश के लिए आपकी मोहब्बत दिखाता है। जब आप देशवासियों से मोहब्बत करेंगे, उनकी मदद करेंगे, छोटी मदद बड़ी मदद, या सिर्फ आप उनको एनकरेज कर दें थोड़ा सा, आप हो गए, आप नेशनलिस्ट हो गए। आपने नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करे, आपके पास ज्ञान है, आप किसी को बांट दिए, आप एक नेशनलिस्ट हो गए। तो जरूर कोशिश करते रहे कि आप किसी भी तरह से अपने दूसरे फेलो इंडियंस जो हैं उनकी मदद कर पाएं। बिल्कुल, आपने बहुत बहुत खूब बात कही, लेकिन मुझे भी याद आता है माहिरा की ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं नेशन बिल्डिंग के लिए, ठीक है, हमने देखा है कि फ्रीडम मूवमेंट में लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है, अपनी जान दी है और बहुत हंसते हंसते दी है। फांसी के फंदे को चूम कर उन्होंने मौत को दुल्हन माना है। लेकिन इतना कुछ करने की ज़रूरत आज नहीं है, जान देने की भी ज़रूरत जहाँ हो। अगर ये स्पिरिट है तो ये तो मुझे लगता है कि अजीम है, इससे बेहतर तो कुछ नहीं है। लेकिन कहीं कचरा दिख रहा है तो हाथ से उठाकर, एक बार मुझे याद आता है कि ड्यूरिंग माय स्टूडेंट डेज, तो मैंने अपनी क्लास में कुछ कचरा पड़ा था, उसको उठाकर बाहर ले जाने की कोशिश की, तो लोगों ने बड़ा टारगेट किया कि हीरो बन रहे हो, हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम एग्जिबिशनिस्ट एटीट्यूड है। इन सब आलोचनाओं से युवा कैसे अपने को दूर करे? क्योंकि कई युवा जिनसे हमारी भी बात होती है वो कहते हैं कि लोग बहुत परेशान करते हैं कई बार। क्या ये भी है छोटी सी चीज, लेकिन आपके अंदर एक टेम्परामेंट तो होना चाहिए कि आप इन सब से ओवरकम कर सकें। जी माहिरा। जी।
सर हमारे में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं नियत, नियत, इंटेंशन। Intention, जी सर। जी। तो अगर आपकी नियत साफ होती है जी। तो आपको नहीं दिखता है कि दाएं तरफ कौन कुछ बोल रहा है, बाएं तरफ कौन कुछ बोल रहा है। आपका ध्यान सिर्फ आपके काम में रहता है, क्योंकि आपको तसल्ली होती है अंदर खुद कि मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ। वो आप उसमें क्लियर हो, अपना माइंड उस चीज में क्लियर रख लें। आप जैसे आपने बताया कि आप कचरा हटा रहे थे, लोग बोल रहे थे कि आडंबर कर रहे हैं ये, लेकिन आपको पता है कि आप क्यों कर रहे थे। तो अगर आपको तसल्ली हो, आपकी नीयत साफ हो, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। बड़ी खूबसूरत बात आपने की है। और इसका मतलब ये भी है कि आप जब अपने इंटेंशन को बहुत क्रिस्टल क्लियर रख के सामने आगे बढ़ते हैं, सामने रखते हैं उसको, तो फिर आपको इसकी परवाह नहीं होती है कि सामने वाला क्या कह रहा है। आपने जब वहाँ पंक्तियाँ पढ़ी थी तो बड़ा एक जोशीला माहौल बन गया था। जब जब दहला विश्व हमारा, जब बेमकसद खून बहा, रूस चीन जापान सभी ने भारत को एक दूत कहा, भारत को एक दूत कहा। मैं चाहूँगा कि ये जोशीली पंक्तियाँ आप एक बार फिर हमें सुना दें, क्योंकि अभी आपने जिस एक शब्द का प्रयोग किया, आडंबर, ये जनरली स्पीकिंग में वही करता है जो हिंदी से भी अच्छे से वाकफियत रखता है, उससे परिचित होता है। तो कुछ अगर आप ये सुनाना चाहें या कुछ और इसी से मिलता जुलता कोई जोशीली तकरीर या कोई काव्य पंक्ति या कोई शेर या कोई चीज़ हो जो भी आपके जहन में हो, हम ज़रूर सुनना चाहेंगे आपसे। जी जी सर हम यही पंक्तियां दोहराना चाहेंगे, हमारी दोस्त बरखा ने लिखी है। तो उसे बरखा क्या करती हैं? बरखा क्या करती हैं? जी जी जी, वो अभी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है। वाह वाह, तो बरखा जी को भी प्रणाम। तो उनका और विजन कितना ब्रॉड था, उन्होंने ये 2 लाइन लिखी। वाह वाह, प्रणाम है बरखा जी, आपको भी नमस्ते है जी। बताइए, पढ़िए जी। जब जब दहला विश्व हमारा, और जब जब बेमकसद खून बहा, रूस चीन जापान सभी ने भारत को एक दूत कहा, भारत को एक दूत कहा। जी जी, वाह वाह। बरखा जी ने कुछ और लिखा हो, कुछ और भी आपको जो बहुत पसंद हो उनकी, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद से ही जुड़ा हुआ हो। शायद नेचर पर उनकी कोई कविता हो या किसी और विषय पर उनकी कोई नज्म हो, जो भी हो, अगर आपको याद हो तो हम उसको भी ज़रूर सुनना चाहेंगे। जी सर हमने सिर्फ ये 2 पंक्तियां बरखा से बोरो की थी। वो खुद एक ओरेटर हैं, उन्होंने बस हमारी मदद कर दी टॉपिक में। मतलब आज की नौजवान पीढ़ी जो है बहुत सोच समझकर अगर कोई चीज़ शेयर करती है तो ये बड़ा क्लियर रहता है कि ये हम आपको सिर्फ उस कार्यक्रम के लिए ये 2 पंक्तियां हम आपको दे रहे हैं गिफ्ट में, लेकिन इससे आगे सब कॉपीराइट के दायरे में। चलिए बरखा जी, आप भी कामयाब हो। नहीं सर, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। जी जी, ये एंकर गड़बड़ कर जाते हैं माहिरा जी, इसके लिए तैयार रहिए। जी, उससे रेलेवेंट, जी जी जी, उससे रेलेवेंट हमने चीज उठाई। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उन्होंने कोई क्रेडिट भी नहीं मांगा है, लेकिन हम बिलीव करते हैं जिसका जो हक होता है उसे मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से आपने अपने स्पीच के दौरान भी बरखा जी को क्रेडिट दिया था। जी, स्पीच बोलते वक्त नहीं दिया था, लेकिन जितने भी इंटरव्यूज हुए उसमें तो हक बनता है बरखा का। बिल्कुल बिल्कुल। माहिरा, कंक्लूड करते हुए 1-2 सवालों के साथ मैं आपको जब भी अपनी तमाम मसरूफियत, क्योंकि अब तो आप सिलेक्शन के बाद किसी मेट्रो में, शायद दिल्ली में ही आप कॉरपोरेट कम्युनिकेशन की एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एक बड़े सेगमेंट में काम करेंगी कॉरपोरेट के, फिर भी जब भी मसरूफियत के बीच में कुछ वक्त मिलता है तो ये पढ़ाई लिखाई तो आपने हमें बता ही दी, और आपकी क्या हॉबीज़ हैं जिसमें आप दिलचस्पी रखती हैं? फिल्म देखना, म्यूज़िक सुनना, क्या क्या आपकी हॉबी क्या है? जी, हमें पढ़ना बहुत पसंद है, फिर से पढ़ाई लिखाई की बात आ गई जी, लेकिन एक हैवी रीडिंग होती है और एक होती है लाइट रीडिंग। लाइट रीडिंग जब आप करते हैं, आप अपने इंटरेस्ट की किताबें उठाते हैं और आपको पता नहीं चलता, तब आपको लैंग्वेज स्किल भी आ जाती है साथ साथ। तो हमें लाइट रीडिंग करना भी अच्छा लगता है। जी जी जी। उसके अलावा म्यूजिक हम सुनते हैं, और म्यूजिक भी वही सुनते हैं, वही सॉन्ग सुनते हैं जिनके मायने अच्छे होते हैं। तो आप देखिए हमारा अलाइनमेंट हमेशा वही रहता है। आपका अलाइनमेंट वही रहता है। कोई
मशहूर कोई आपका बहुत प्यारा सा आपके दिल को छूने वाला कोई गीत हो, अगर आप ऐसे ही गुनगुनाना चाहें, तरन्नुम में भी स्वागत है, और ना तरन्नुम में हो तो ऐसे ही बता दीजिए हमको। जी सर हम गाते अच्छा नहीं है। जी जी जी, नहीं वो दर्शक, वो सुनने वालों पे छोड़ दीजिए उसको। जी, अगर आप तरन्नुम में गाना चाहें तो स्वागत है, ये दर्शक तय कर लेंगे। जी जी, सर आप ही गुनगुना दीजिए कुछ। नहीं आप बताइए, अगर आपकी पसंद का कोई गीत हो तो मैं कोशिश कर लूंगा। हालांकि मैं भी सुर में तो नहीं हूं, लेकिन ये हिम्मत मैं जुटा लेता हूं, क्योंकि एंकर्स को कई बार कहा जाता है 7 खून माफ होते हैं। जी जी, आप कोई रफ़ी साहब का या किशोर कुमार साहब के? जी जी जी, एक बड़ा पसंदीदा गीत है, वो मैं गुनगुना देता हूं, लेकिन फिर आप अपनी पसंद का गीत ज़रूर हमें बताइएगा, उसके साथ हम इस कार्यक्रम को ख़त्म करेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो टलेंगे। बस इतना ही है। अब आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए मुझे। जी सर हमें अच्छा लगता है पल पल दिल के पास। वाह, जी जी जी, ये तो मेरे ख्याल से हर नौजवान की, मैं अब नौजवान तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बूढ़ा भी नहीं हूँ कि बहुत बूढ़े तरीके से आपसे बात करूं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि मैं जब तक 80 साल का भी हो जाऊंगा तब भी पल पल दिल के पास, मेरे दिल के पास ही रहेगा। और इसके अलावा कुछ सॉन्ग्स फिर कंक्लूड करूंगा मैं। जी और नए ज़माने के भी अच्छे लगते हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। चलिए माहिरा, मैं कोई बहुत soft, I बहुत think, आपको शुक्रिया Coke कहता Studio में हूँ, भी। बहुत शुक्रिया कहता हूँ कि एक ज़िंदगी से भरी हुई आवाज़ हैं आप, उम्मीद से भरी हुई आवाज़ हैं आप, कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से भरी हुई आवाज़ हैं आप, और आपसे बात करना एक ताजगी से भर जाना है, क्योंकि आपकी बातों में उम्मीद है, आपकी बातों में भरोसा है, विश्वास है। और हिंदुस्तान के उस, क्योंकि हम सबसे युवा मुल्क हैं इस समय दुनिया के, हमें एक ऐसे युवा से भी आज मुलाकात हमारी हुई है जो न सिर्फ प्रेमचंद को पढ़ता है, दिनकर के बारे में जानता है, बल्कि राष्ट्रवाद को लेकर भी जिसकी सोच बहुत साफ है कि सड़क से कचरा हटाना, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अपने देश को मजबूत करने की कोशिश ही सच्चा राष्ट्रवाद है। आप खूब कामयाबी की मंजिलों को तय करते हुए आगे बढ़ें और राष्ट्रवाद की अपनी सोच को लेकर हमेशा अडिग और अटल रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये माहिरा खान जो हमारे साथ जुड़ी, छत्तीसगढ़ की बेटी हैं, वो छत्तीसगढ़ की बिटिया हैं, रायपुर राजधानी से हमारे साथ वो जुड़ी, और आपने उनके थॉट, उनके विचार सुने ही होंगे। और निश्चित तौर पर यही वजह है कि उनका ये जो बबली एटीट्यूड है टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स नेशन, टूवर्ड्स एवरीथिंग, यही वजह है कि वो इस समय सोशल मीडिया की भी एक बहुत ही प्रिय किरदार के तौर पे सामने आई हैं और लोग उन्हें काफ़ी देख रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।